अरे हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत कूल होंगे, बहुत औसम होंगे। तो स्वागत है आप सभी का जिंदगी के एक नए उदय में, स्वागत है आप सभी का जीवन की एक नई सुबह में, स्वागत है आप सभी का एक प्यारी सी उदय वाली सुबह। उदय आप जानते हो, किसी भी चीज का प्रारंभ होना कहलाता है उदय होना। तो आज आपकी 9th क्लास की फिजिक्स का उदय हो रहा है। अब शायद आप लोग मुझे जानते हो, नहीं जानते हो तो भाई अब जान जाओगे। मेरा नाम है आकाश, आकाश श्रवण, आप सभी का बड़ी, आप सभी का दोस्त, आप सभी का यार। अब दिक्कत ये आ रही थी, बहुत टाइम से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर मैटर तो अवेलेबल है फिजिक्स का, लेकिन फिजिक्स के लेक्चर अवेलेबल नहीं है क्लास 9th के। सर हमें क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ना है, क्लास 9th की फिजिक्स में बहुत सारी चीजें सीखना है, जानना है, और भी सारे सब्जेक्ट हैं क्लास 10 के जो हमें पढ़ना है। अब दिक्कत ये आ रही थी कि हम कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें। तो आपकी बातों को मद्देनजर रखते हुए फिजिक्स वाला इस निर्णय पर पहुंची, इस फैसले पर पहुंची है कि आप सभी के लिए इस बैच का एक्सेस दिया जाएगा और इस एक्सेस के साथ सारे लेक्चर फ्री रहेंगे, किसी को बताना मत, ठीक है। अच्छा, उदय हो रहा है आज जिंदगी का, आज हम क्लास 10 की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हूं आकाश, आकाश श्रवण, आप सभी का बरी, आप सभी का यार, आप सभी का फ्रेंड। और मैं ऐसे अंगूठा दिखा रहा हूं, अंगूठा दिखा रहा हूं जो कि पढ़ाई की कमी थी ना, उस बात को अंगूठा दिखा रहा हूं। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीजें, मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई फिजिक्स। अब शुरू करने से पहले कुछ नई नई बातें सीख लें भाई। सबसे पहले तो भाई फिजिक्स बहुत शानदार है, फिजिक्स बहुत मजेदार है, फिजिक्स बहुत ऑसम है, फिजिक्स बहुत कूल है, फिजिक्स बहुत रॉकिंग है, फिजिक्स बहुत फंटास्टिक है। बस शर्त इतनी है कि आप प्रैक्टिस को अपनी की बना लो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली तो जिंदगी में ऐसी कोई टॉपिक नहीं है, जिंदगी में ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है, जिंदगी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना सॉल्व करवाओ। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। आप भविष्य में जेई के सपने देखते होगे, भविष्य में नीट के सपने देखते होगे, और वो जेई और नीट के सारे जो सपने देख रहे हो ना, उन सारे सपनों को साकार करने का पहला आधार है कि आप फिजिक्स पर ध्यान दो। क्योंकि फिजिक्स सबसे ज्यादा लॉजिकल है, फिजिक्स जितनी ज्यादा आसान है उतनी ज्यादा लॉजिकल भी है, और क्वेश्चन का लेवल क्या तो औसम होता है ना बाबा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको फिजिक्स बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने के लिए पढ़ाएंगे। चिंता ना करना सर कुछ नहीं आता हमें, सर हमें कुछ नहीं आता, सर हमने कुछ नहीं सीखा फिजिक्स में, सर हमें कुछ आना ही नहीं है। आना नहीं है ये बात नहीं, आना है, अब हमें पढ़ना है। तो चिंता की क्या बात, जब आकाश सर है तुम्हारे साथ। तो शुरू करेंगे आज की फिजिक्स की क्लास उदय बैच के साथ, जहां पर आपको बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब ये वीडियो, ये लेक्चर आप देख कहां पा रहे हो, ये वीडियो, ये लेक्चर आप देख कहां सकते हो, ये वीडियो, ये लेक्चर आप समझ कहां सकते हो। तो बड़ा साधारण सा जवाब है मेरे इस सवाल का। इस वीडियो और इस लेक्चर को आप यूट्यूब पर देख सकते हो, और इसी के साथ साथ ऐप पर भी है। अब ये ना सोचना कि ये सिर्फ हम पढ़ाकर छोड़ देंगे, आपको रेगुलर असाइनमेंट दिया जाएगा आपको रेगुलर प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनको सॉल्व करना आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। याद रखना, मस्ती करना भी जरूरी है और पढ़ना तो सुपर जरूरी है भाई। पढ़ना तो हमें है ही, बहुत सारा पढ़ना, बहुत सारा सीखना है। तो भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, थोड़ा सा सर सिलेबस के बारे में बता दो। बहुत अच्छा सिलेबस है, बस इतना याद रखो, बहुत आसान सिलेबस है, बस इतना याद रखो, और कुछ नहीं बताना तुमको। हम पढ़ लेंगे तो सारा सिलेबस अभी बता दूं सारा तुमको, तो बहुत मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं फिजिक्स की क्लास लेके प्रभु का नाम। अब अच्छे देखें, उदय हो रहा है आज, तो उदय करते हैं आज। देखो पीछे एक सूरज है, सूरज का उदय हो रहा है, सूरज का उदय मतलब फिजिक्स की क्लास का उदय हो रहा है। अब सूरज भी तो कुछ ना कुछ फिजिक्स लेकर चलता है, इसलिए भी तो कुछ ना कुछ फिजिक्स सीखिए बच्चे। अब भाई इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास बड़े औसम तरीके से। अब सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने क्या वाले हैं, अब ये तो मैं जानना है, पहले पढ़ना तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले मैं आज आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं कुछ बातें दूरी से संबंधित। कुछ बातें किससे संबंधित बच्चे, दूरी और विस्थापन से संबंधित। किससे संबंधित बच्चे, दूरी और विस्थापन से संबंधित। यार ये दूरी और विस्थापन तो मैं आपको बताऊं इस लेक्चर के लास्ट में होगा, पहले तो हमें बेसिक बनाना है बच्चे। हम जब स्कूल में थे, हम जब हमारे टाइम पर पढ़ते थे ना, हमने पढ़ा तो है जब भी तो आपके सामने, लेकिन बेसिक बिल्डिंग जो आधार बनाने की दिक्कत होती है ना, वो आधार बनाने की दिक्कत हमारे साथ बहुत बड़ी रह गई। मतलब हमें सारी चीजें आती तो हैं, आज हमने अपने बहुत मेहनत करी, बहुत सारी चीजें सीखी। मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों का कह रहा हूँ। पर जब हम 9th में थे, जब हम 10th में थे ना, हमें एक ही दिक्कत आती थी कि सर बेसिक, सर बेस बनाना है हमें। तो वो बेस बनाने की वो चीज हमारे साथ रह गई, लेकिन हम उस दुर्घटना से बीत चुके हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं चाहूंगा कि दुर्घटना आपके साथ भी हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम पूरे बेसिक बिल्डिंग पर ध्यान देंगे, पूरे बेसिक्स बनाएंगे बच्चे, क्योंकि 9th और 11th जो होती है ना, ये बेसिक बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बेसिक्स आपके काम आएंगे।
तो याद रखना, किसी को बताना मत। हम बहुत सारे बेसिक्स बनाएंगे बहुत शानदार तरीके से। तो भाई आज हम पढ़ेंगे कुछ दूरी और कुछ विस्थापन के बारे में। तो कितनी दूरी सही जाए ना, वो वाला दूरी नहीं, गाने की बात नहीं कर रहा हूं, दूरी और विस्थापन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये दूरी और विस्थापन तो बहुत दूर की बातें हैं, दूरी और विस्थापन तो बहुत दूर की बात है। उसके पहले तेरे को समझने का है रे बाबा, क्या समझने का है कि मोशन क्या होता है, गति क्या होता है, विराम क्या होता है, और भी काफी चीजें पढ़ेंगे हम। देखो भाई बस बने रहना, स्टे ट्यून विद मी, मजा आएगा, एक एक बात दमदार तरीके से समझ आएगी। और भाई आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? तो सर आज हम कवर करने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक निर्देश बिंदु। अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? अंग्रेजी में से कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं भैया? आप अगर नापतोल सीख, मैं कहता हूं आप इसके बिना भी नापतोल सीख जाओगे, आप इसके बिना भी मेजरमेंट सीख जाओगे, आप इसके बिना भी गति के बारे में सब कुछ जान जाओगे। लेकिन मैंने कहा ना कि बेसिक बिल्डिंग इज द इंपॉर्टेंट की। हम पूरे बेस को बनाते चलेंगे, हम एक एक बात सीखेंगे बच्चा, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें आराम से सीखना है। तो ये निर्देश बिंदु को समझ लिया ना जहां आपने, वहां आपका काम हो जाएगा, वहां आपको फिजिक्स इजी लगने लगेगी, वहां पर आगे जो भविष्य के अपने सपने हैं ना, जेई नीट, उसका आधार हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। उसके बाद विराम व गति, विराम व गति, बड़ा आराम से विराम व गति। जैसे विराम सुनते हो ना तो आप सुनते हो आराम, आप सोचते हो आराम करेंगे, और गति, गति मतलब किसी भी चीज का चलना। उसके बाद दूरी व विस्थापन, कब दूर दूर चीजें होंगी और कब कब विस्थापित होंगी। ये बहुत आराम से पढ़ने वाले टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, और आप बिलीव करिए आपको एक एक बात समझ जाएगी। बस आप बने रहना मेरे साथ, बस आप बने रहना मेरे साथ। तो बच्चों मैं हूं आकाश, आकाश श्रवण, आप सभी का बड़ी, आप सभी का दोस्त, एंड आप सभी का फिजिक्स मैटर। तो आज शुरू करते हैं हम पहला टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज निर्देश बिंदु। सर आपने इसका अंग्रेजी में भी तो नाम बताया था, याद करो क्या नाम बताया था अंग्रेजी में? मैंने इसका अंग्रेजी में नाम बताया था रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, मैंने इसका अंग्रेजी में क्या नाम बताया था बच्चे? रेफरेंस पॉइंट। अब बच्चे एक लाइन में अगर मैं इसे याद करूं तो इसी के रिस्पेक्ट में आप मेजरमेंट, इसी के रिस्पेक्ट में आप मेजरमेंट करोगे जब भी हम मोशन की बात करेंगे, जब भी हम गति की बात करेंगे, बस इतना सा। आप इसी के रिस्पेक्ट में पता लगाओगे कि वस्तु विराम में है या वस्तु गति में है, बस और कुछ नहीं। एक अजम्पशन माइंड में लेकर चलना, जो मैं अपने शब्दों में कहने जा रहा हूं ना, उन सारे शब्दों को ध्यान से सुनना। मान लो मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूं, ये एग्जाम्पल अभी आएगा भी। मान लो मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूं, मेरा नाम है आकाश और मैं ट्रेन में बैठा हुआ, मेरा एक दोस्त ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है, इमेजिन करना सारी सिचुएशन। मानो मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूं, मेरा एक दोस्त ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ है। अब मैं ट्रेन पर बैठे बैठे नजारे ले रहा था, कितना प्यारा पेड़ है, कितना प्यारा पहाड़ है। और जब मैं ट्रेन चल रही थी ना, तो मैं महसूस कर रहा था कि वो पहाड़ और वो जो पेड़ था ना, वो पेड़ तो चलता जा रहा है। आपने भी कभी महसूस किया होगा। ठीक है, जब आप ट्रेन में बैठो, आप कॉमनली ट्रेन में सभी बैठते हैं, जब आप ट्रेन में बैठो, बस में बैठो या फिर किसी व्हीकल में बैठो ना, तो आप ये चीज महसूस करोगे कि आप तो बैठे हुए हो, आराम कर रहे हो, लेकिन वो जो पहाड़ है, वो जो पेड़ है, वो जो जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए ना गाड़ी के बाहर, ट्रेन के बाहर, वो सारे के सारे चल रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसे लगता है ना, फील करना, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। अब भाई ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं कि हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, हम गाड़ी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब मेरा जो दोस्त बाहर खड़ा हुआ था ना, मेरा एक दोस्त बाहर खड़ा हुआ था ना, मुझे वो भी चलता हुआ दिखाई दे रहा था। चलता हुआ ऐसे वाला चलता नहीं, मतलब वो अपनी जगह बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था। सुनना मेरे शब्दों को, दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था, है ना? अच्छा सुनना, अब जो बाहर एक लंगूर बैठा हुआ था, अंगूर खा रहा था पेड़ के ऊपर। एक लंगूर अंगूर खा रहा था पेड़ के ऊपर। जब वो लंगूर अंगूर खा रहा था ना पेड़ के ऊपर, तो मैंने गाड़ी में बैठे बैठे उसको हाई किया। अब जैसे मैंने उस लंगूर को हाई किया ना, उस लंगूर ने भी मुझे हाई किया। वो जितनी देर में हाई कर पाता, लंगूर आगे चला गया। अच्छा, वो लंगूर बोला मुझे कि भाई साहब तू तो चल रहा है, सुनना मेरे शब्दों को, मुझे वो लंगूर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे मेरा दोस्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे वो पेड़ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे वो पहाड़ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे बाहर रखी हर चीज चलती हुई दिखाई दे रही है। और बाहर बैठा हुआ वो लंगूर, बाहर बैठा हुआ वो दोस्त, वो मुझसे कह रहा था कि तू तो चल रहा है। यार मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। मैं कह रहा हूं कि पेड़ चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि पहाड़ चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि लंगूर चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि मेरा दोस्त चल रहा है, और मेरा दोस्त मुझसे कह रहा है कि तू चल रहा है। तो चल वो रहा है या चल मैं रहा हूं? कंफ्यूज हो गए ना? चल वो रहा है या चल मैं रहा हूं?
तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं किसका बच्चे, निर्देश बिंदु का। हम यूज करते हैं किसका, रेफरेंस पॉइंट का। हम किसका यूज करते हैं बच्चे, रेफरेंस। आपको रेफरेंस पॉइंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं। मान लो आपके क्लास टीचर ने आपको काम दिया कि भैया 5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींचो, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा करोगे, एक स्केल लोगे, आपने सभी ने स्केल यूज किया होगा। मान लो आप एक स्केल लोगे, ये बना देता हूं मैं स्केल, ठीक। तो ये रहा एक स्केल, अच्छा वाला स्केल बनाए ना भाई, एक अच्छा वाला स्केल बनाते हैं। तो मान लो ये हमने बना दिया, ब्लैक कलर नहीं किसी और कलर का स्केल बनाते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने ये स्केल लिया, सुनना बेटा ध्यान से, आपको क्या बोला है आपके टीचर ने कि 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब आप 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओगे तो कहां से कहां तक बनाओगे बच्चे, यहां 0 से शुरू कर कहां खत्म करोगे बच्चे, इस 5 पर। अच्छा 5 सेंटीमीटर की लाइन थी लेकिन आपने शुरू कहां से करी, 0 से। तो ये 0 ही तो आपका रेफरेंस पॉइंट है। जहां से आप चीजों को मेजर करना शुरू करते हो ना, जहां जिसके रिस्पेक्ट में आप चीजों को मेजर करना शुरू करते हो ना, वही पॉइंट कहलाता है रेफरेंस पॉइंट, वही पॉइंट कहलाता है निर्देश बिंदु। और एग्जांपल लेते हैं बच्चे ध्यान से, ठीक। अब बच्चे ये तो मैं रफ कर दूं, ये तो मैंने रफ कर दिया। अब बच्चे देखना ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत मजेदार सा टॉपिक है, देखो बेटा, ठीक। अब बच्चे ये मजेदार सा टॉपिक क्या कहता है आपसे, ये मजेदार सा टॉपिक कहता है कि सर के सर देखो आप बेटा ध्यान से, अब मैं इस बोर्ड पर 3 जगह बना दूं, 1, 2 और 3, ठीक है। अब इन तीनों बातों को ध्यान से सुनना। अब मैं खड़ा हूं यहां पर, अब बताओ बच्चे मेरी पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे मेरी पोजीशन बोर्ड के 1 हिस्से पर है ना, बोर्ड के 1 हिस्से पर। अब मैं यहां आ गया, अब बोलो अब सर आपकी पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे कि सर आपकी पोजीशन बोर्ड के 2nd वाले पॉइंट पर है। अब बच्चे अब बोलो कि आपकी पोजीशन क्या है, सर आपकी पोजीशन है बोर्ड के 3रे वाले पॉइंट पर है, ठीक है। अच्छा सुनना, अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं यहां पर, तो सर आपकी पोजीशन 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। अच्छा आगे अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो सर आपकी पोजीशन 1 और 2 के बीच में है। तो जहां से मैं आप सभी मेरी स्थिति बता पा रहे हो ना, वही पॉइंट है बच्चे निर्देश बिंदु। वही पॉइंट क्या है, निर्देश बिंदु। जहां से किसी वस्तु का मापन किया जाता है, जहां से किसी वस्तु की स्थिति, जहां पर किसी वस्तु की पोजीशन बताते हैं, वही पॉइंट कहलाता है क्या, निर्देश बिंदु। और एग्जांपल लेते हैं बच्चे, पूरा एग्जांपल का खेल है, पूरा एग्जाम्पल का खेल है भैया, ध्यान से समझना। बड़ा मजेदार सा एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं मैं, बड़ा मजेदार सा एग्जाम्पल लेने जाता हूं। मान लो एक बच्चा है, मान लो एक बच्चा है, ठीक है। मान लो दूसरे कलर का एक और बच्चा है, एक बच्चा हरा है, एक बच्चा सफेद है, ठीक है। एक बच्चा हरा है, एक बच्चा सफेद है, ठीक। अच्छा और एक और लाल पीला बच्चा बना देते हैं, तो एक बच्चा पीला है, ठीक है। एक बच्चा हरा है, एक बच्चा सफेद और एक बच्चा पीला। ओ भाई ये तो कोई और दुनिया के बच्चे हैं। चलो बच्चे, अब आपसे मैं पूछूं कि बच्चा हरा वाला बच्चा कहाँ है, हरा वाला बच्चा कहाँ है, तो आप बोलोगे सर सफेद और पीला बच्चा के बीच में। आप ऐसे बोलोगे ना कि हरा वाला बच्चा कहाँ है, तो सफेद और पीले बच्चे के बीच में। तो इस हरे वाले की पोजीशन को बताने के लिए आपने किसकी मदद ली, सफेद और इस पीले वाले की। तो ये सफेद और पीले वाले क्या होगा, इसके निर्देश बिंदु। तो निर्देश बिंदु उस बिंदु को हम लेंगे जिस बिंदु के सापेक्ष आप किसी वस्तु की पोजीशन बताओगे, आप जिस बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की पोजीशन बताओगे। आगे अगर मैं आपसे पूछता कि बच्चा पीला वाला बच्चा कहाँ है, वो पीला वाला बच्चा देखें अपन, और मजेदार बनाए इस बच्चे को। एक बच्चा हंस रहा है, एक बच्चा गुस्से में है, ठीक, और एक बच्चा बहुत ही ज्यादा हंस रहा है, ठीक है। एक बच्चा हंस रहा है, थोड़ा गुस्से में है, और जो बहुत ही ज्यादा हंस रहा है। अब मैं आपसे पूछूं सफेद वाला बच्चा कहाँ है, तो आप बोलोगे सफेद वाला बच्चा इस हरे वाले के बाजू में, सफेद वाला बच्चा इस हरे वाले के बाजू में है ना भैया, सफेद वाला बच्चा। अब सुनना, सफेद वाले बच्चे को बताने के लिए आपने किसका उपयोग करा, हरे वाले का। तो ये हरा वाला क्या हो गया, निर्देश बिंदु, जो किसी बिंदु की पोजीशन को बताने में आपकी मदद करे ना, वो हो गया आपका निर्देश बिंदु। आगे देखें भैया, है ना, ये और एग्जाम्पल, बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लो ये भाई साहब, कोई एक भाई साहब है जो अपने घर के दरवाजे पर खड़े हैं। तो ये रहा एक प्यारा सा सुंदर सा घर। इस प्यारे से सुंदर के घर में यहां से आने का रास्ता है,
यहां से आने का रास्ता है। एक भाई साहब ने अपनी कार को यहां पार्क कर दिया, एक भाई साहब अपनी कार को यहां पार्क कर गए। अब मैं आपसे पूछूं कि इस कार की पोजीशन बताओ, कार की स्थिति बताओ, तो आप क्या बोल दोगे सर? कि घर के बाजू में खड़ी है, घर के बाजू में खड़ी है, यही बोलोगे ना? तो ये घर क्या हो गया हमारा? निर्देश बिंदु। ये घर क्या हो गया बच्चे हमारा? निर्देश बिंदु। तो निर्देश बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जिसके सापेक्ष आप किसी वस्तु की स्थिति को बताते हैं, और कुछ नहीं। इतनी सारी बातें मैंने बता दी, बस इतना से याद रखना कि निर्देश बिंदु, जैसे मुझे बता रहे थे ना, मैं कहा था सर बोर्ड के सामने खड़ा हूं, तो बोर्ड क्या हो गया मेरा? निर्देश बिंदु। हिंदी में बोले तो रेफरेंस पॉइंट, अंग्रेजी में बोले तो रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिसके सापेक्ष आप किसी वस्तु की पोजीशन, किसी वस्तु की स्थिति को निकालते हो। बड़ा ही शानदार सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है बच्चे? तो आई होप अब आपको रेफरेंस बिंदु के बारे में समझ आया। अब आप गाड़ी चला रहे होगे, तो आप तो चल रहे होगे सड़क के सापेक्ष, क्योंकि सड़क रुकी हुई, तो आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो। अच्छा सुना, आप घर से जैसे बोला कि यार मेरा एक दोस्त है, आजा तू घर आजा, मेरा घर तेरे घर से 10 किलोमीटर है, वो नहीं आ पाएगा, वो नहीं आ पाएगा। मुझे ऐसा बताना पड़ेगा कि मेरा घर इस मोहल्ले में है, मेरा घर इस गली में है, तब वो आ पाएगा। तो मोहल्ला और गली क्या हो गया? मेरा निर्देश बिंदु। जो मेरे जगह का, मेरी पोजीशन का निर्देश दे रहा, उसे निर्देश बिंदु कहते हैं। तो ऐसा बिंदु जो किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की पोजीशन का निर्देश दे रहा हो ना, उसे कहते हैं निर्देश बिंदु, ठीक है? प्यारी सी स्माइल के साथ निर्देश बिंदु अगर समझ आया तो फटाफट जो भी कमेंट बॉक्स हो या जो भी हो उसमें फटाफट भर दो कि सर निर्देश बिंदु चमका, सर निर्देश बिंदु हमें समझ आया। अब बता दो, मान लो मैं इस घर के पास, एक आखिरी एग्जांपल है सर, कितने एग्जांपल दोगे? हमें निर्देश बिंदु आ गया। मान लो मैं, ओ भाई ये तो पूरा ही हिल गया। मान लो मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, मान लो मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ठीक है बच्चा? देखना, मान लो मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ये रहा हूं मैं खड़ा। अब आप बोलोगे लो भाई, ये लो गुस्से में खड़ा हूं मैं, ठीक, ये लो गुस्से में खड़ा हूं। सर आप कहां खड़े हो? कोई मुझसे पूछता है सर आप कहां खड़े हो, सर कहां खड़े हो सर? तो एक बच्चा बोलेगा सर तो खड़े हैं घर के बाजू में। तो घर क्या हो गया? निर्देश बिंदु। घर क्या हो गया? निर्देश बिंदु। अच्छा मान लो मैं यहां खड़ा होता, मान लो यहां पर मैं गाना गा रहा होता, नीले गगन के तले धरती पे प्यार पले, और मैं, कोई मुझसे पूछता सर कहां खड़े हो, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कार के बाजू में। तो कार क्या हो गया? निर्देश बिंदु। ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष आप किसी वस्तु की पोजीशन निकालते हो उसे कहा जाता है निर्देश बिंदु। अब आपके सिलेबस में निर्देश बिंदु को कैसे समझाया गया है बच्चे ध्यान से समझना, बड़ा साधारण सा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखें आपने कैसे निर्देश बिंदु के बारे में सीखना है। अब बच्चे जब हम गति की बात करेंगे ना, जब हम विराम की बात करेंगे ना, तो निर्देश बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब बच्चे देखें ध्यान से, ठीक, मान लो मेरे पास एक स्थान है, मान लो मेरे पास एक जगह है, ठीक, ये रही वो जगह। बेटा ध्यान से समझना, यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। अब यहां पर हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। कैसी कैसी चीजें बना लेते हैं, देखते हैं अपने पास क्या क्या अवेलेबल है। अब हम बना लेते हैं, ठीक है, कुछ जादू इसी, ये तारा बना देते हैं। लो ये रहा तारा, ठीक, और बना देते हैं, ये रहा दिल, और बना देते हैं, और ये रहा सूरज। अब आपसे पूछा जाए कि पोजीशन क्या है सूरज की, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सूरज, तो आप बोलोगे सर सन की जो पोजीशन है क्या है? 0 से लेकर 3 तक है। आप नाप कहां से रहे हो? 3। अगर आप बोलते थे सर 3 पर है, अगर आप बोलते थे 3 पर, तो 3 भी सही होता। 3 कहां से, किसके सापेक्ष? 0 के सापेक्ष। तो ये 0 के सापेक्ष 3 क्या हो गया? निर्देश बिंदु। अगर आप बोल देते 2 है, तो 2 पर किसी का दिल रखा हुआ है, टूटा हुआ दिल, ठीक। अगर 1 बोल देते तो 1 क्या रखा है? तारा। तो ये सारे के सारे क्या होगा बच्चे? निर्देश बिंदु। आप जब भी, आप देखना आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा ये सब, क्योंकि हम बेसिक बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम डिजाइनर वे में हम 0 से हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बेसिक बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो बच्चे याद रखना, निर्देश बिंदु वो बिंदु होते हैं जो किसी वस्तु की पोजीशन को बताते हैं। बस ऐसे बिंदु जो किसी भी वस्तु की पोजीशन को बताते हैं ना, वो कहलाते हैं निर्देश बिंदु। तो भैया मानते हैं कि अब आपको निर्देश बिंदु तो समझ आया। मैंने इस बात को इसलिए खींचा बच्चे कि ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। मैंने इस बात को इसलिए खींचा
ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए बेटा, क्योंकि बच्चे निर्देश बिंदु लगता जरूर है आपको कि यार बहुत आसान सा है, बहुत इजी सा है, लेकिन कभी कभी ये दिक्कत दे देता है। ठीक है बच्चा, अब देखें आगे समझते हैं। ठीक, देखो बेटा आगे। ठीक, अब बच्चे देखें अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया था, ये भाई साहब ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। ये भाई साहब कहाँ बैठे हुए हैं? ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। अब ये ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, तो इन्हें तो वो जो घर है ना, वो घर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हें तो वो पेड़ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हें तो वो पेड़ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा लेकिन इस घर के अंदर के लोगों को ये भाई साहब चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। अगेन, कि चल कौन रहा है? अगेन, चल कौन रहा है? इस बात का डिसीजन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी सर? निर्देश बिंदु की। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? निर्देश बिंदु की। मान लो ये घर है, मान लो ये घर है, ये घर स्थिर है, इस घर के सापेक्ष ये भैया चल रहा है। मतलब घर क्या होगा? निर्देश बिंदु, और इसके सापेक्ष क्या कर रहे हैं? ये भैया चल रहा है। जैसे मान लो मैं चल रहा हूं, तो आप बोलोगे सर बोर्ड रखा हुआ है लेकिन आप चल रहे हो। आप बोलोगे बोर्ड रखा हुआ है लेकिन आप चल रहे हो, तो मैं बोर्ड के सापेक्ष चल रहा हूं। ठीक है, तो निर्देश बिंदु भैया गति और विराम का डिसीजन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इजी है, कुछ नहीं है, इजी है, बस सत्य याद रखो, किसी वस्तु की पोजीशन बताने के लिए हमें निर्देश बिंदु की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए बहुत अच्छा है, मान लो थोड़े से दोस्त यार हैं, कुछ कुछ के नाम तो मैं भी नहीं बोल पाता। जैसे किसी भैया का स्कूल है, एक बच्चे का नाम है जैक, एक का नाम है जॉन, एक का नाम है जोयन, एक का नाम है जिल, एक का नाम है जोइल, और एक शॉप है। ये पूरे रास्ते की जगह है ना। अब बच्चे देखें, यहां ओ, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, सी, डी, ई, एफ। अब मुझे बताइए कि इस जीरो से लेकर आप किसी भी चीज को नाप सकते हो। अब मान लो आपसे बोला जाए कि यार आपको स्कूल से शॉप जाना है, तो आप क्या बोलोगे? यार स्कूल से शॉप जाना है, तो कहां गया भाई? ठीक, आगे चला गया। अब आपको स्कूल से शॉप जाना है, तो स्कूल से निकलोगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, आपको 600 मीटर लेफ्ट चलना है, शॉप पहुंच जाओगे। आपको 600 मीटर कहां चलना है? लेफ्ट चलना है, शॉप। मान लो आपको बोला जाए कि स्कूल से जिल के घर जाना है, तो ये देखो 100, 200, 300, 400, जिल का घर कितने मीटर है? 400 मीटर लेफ्ट। अब ये जो निर्देश बिंदु होता है ना, निर्देश बिंदु हमें किसी भी वस्तु की पोजीशन तो बताता ही है, उसी के साथ साथ दूसरी वस्तुओं की पोजीशन बताने में भी हमारी मदद करता है। जैसे मैंने इस स्कूल को रेफरेंस मान लिया, इस स्कूल से 400 मीटर दूर कौन था? जो ये जिल का घर था। अब मान लो अब जॉन के रिस्पेक्ट में सारी चीजें नाप रहे हो। अब आप किसके रिस्पेक्ट में नाप रहे हो बच्चे? जॉन के घर के रिस्पेक्ट में। अब आप जॉन के घर को क्या मान लो? रेफरेंस पॉइंट। क्या मान लिया बच्चे? रेफरेंस पॉइंट। अब हम जॉन के घर से नापतोल करते हैं। अब जॉन के घर से मुझे स्कूल जाना है, तो आप क्या बोलोगे कि जॉन के घर से राइट जाओ। कितना जाओ? 200 मीटर, आ गया स्कूल। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि जॉन के घर से मुझे लेफ्ट 200 मीटर जाना है, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? तो ये रहा जॉन, ये रहा 100 मीटर, ये रहा 100 मीटर, तो आप बोलोगे सर जिल के यहां पहुंच जाओगे। तो रेफरेंस बिंदु खुद तो अपनी पोजीशन बताता ही है, रेफरेंस बिंदु के रिस्पेक्ट में आप दूसरी वस्तुओं की पोजीशन भी बता सकते हो ना। बड़ा साधारण सा था। आज आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखना, आपके आसपास रखी हुई सारी चीजों का रेफरेंस पॉइंट निकालना और पता लगाना कि वो किसके रिस्पेक्ट में कितनी दूरी पर रखी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, रेफरेंस बिंदु वो होता है जो किसी वस्तु, कुछ भी हो सकता है, रेफरेंस बिंदु कुछ भी हो सकता है, वो एक वस्तु भी हो सकता है, वो एक डिजिट भी हो सकता है, वो कहीं छपी हुई कोई वस्तु भी हो सकता है। रेफरेंस बिंदु के सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं, बस। रेफरेंस बिंदु मतलब निर्देश बिंदु के सापेक्ष। उदाहरण के लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि जॉन से अगर मैं 400 मीटर लेफ्ट जाऊंगा तो कहां पहुंच जाएगा? आंसर देना, या क्या शॉप पहुंचूंगा या जोइल के घर जाऊंगा? आंसर देना। अच्छा, उसके बाद क्या बोला मैंने? 400 मीटर लेफ्ट अगर मैं जाऊंगा तो कहां पहुंचूंगा? एक आंसर मुझे ये चाहिए कमेंट बॉक्स में। दूसरा, अगर जॉन के घर से मैं 200 मीटर राइट आऊंगा, कहां जाऊंगा? 200 मीटर राइट आऊंगा, तो मुझे कहां पहुंचना पड़ेगा? तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? इसका आंसर कृपया कर चैट बॉक्स में डालें। अब आगे बढ़ते हैं। विराम व गति क्या होता है? विराम का मतलब होता है आराम करना, और गति का मतलब होता है चलते रहना। विराम को हिंदी में विराम ही कहते हैं।
विराम को अंग्रेजी में कहते हैं रेस्ट, विराम को अंग्रेजी में कहते हैं रेस्ट, और गति को अंग्रेजी में कहते हैं मोशन। तो बच्चे आज मैं आपको एक एक करके सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। अब सबसे पहले विराम के बारे में समझते हैं, और विराम को अंग्रेजी में कहा जाता है रेस्ट। क्या कहते हैं बच्चे? रेस्ट। अब अपन समझते हैं। मेरा फ्रेंड है, वो भैया फ्रेंड बहुत आलसी है, बहुत आलसी है। अब मैं जब गया था तो वो फ्रेंड सो रहा था। ठीक, ये लो भाई, जब मैं गया था तो वो फ्रेंड क्या कर रहा था? रंगीन फ्रेंड है, बहुत सारे कलर से बना हुआ है। मैं जब गया था ना, वो फ्रेंड सो रहा था। मैं गया था 12 बजे, मैं गया था 12 बजे, दिन के 12 बजे गया था। मैं शाम के 5 बजे आया। कब आया? शाम, दोपहर या शाम। ठीक, अब मैं जब गया था तब भी वो सो रहा था, जब मैं आया तब भी वो सो रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है बच्चे? विराम। अरे सर, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा विराम होता है तो आप क्या, विराम क्या होता है, आप ये लिखवाओगे क्या? मेरा दोस्त सो रहा था। आप ये लिखवाओगे कि आप ये क्या करा रहे हो? तो विराम का अब हम परिभाषिक तौर पर उदाहरण पढ़ेंगे कि अगर परिभाषा आती है तो आप क्या लिखोगे? परिभाषा आती है तो हम लिखेंगे कि अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति ना बदले। देखो, सुबह भी उसकी स्थिति वही थी, शाम को भी इसकी स्थिति वही थी, और आलसी है। अगर मान लो वो 6 बजे शाम को भी सोता मिले तो क्या उसने अपनी स्थिति बदली? नहीं। क्या उसने इसकी अपनी स्थिति बदली? नहीं। तो जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलती, जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलती, इसका मतलब वो किस में है बच्चे? विराम में। और समझते हैं ऐसे। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। अब देखो मेरे भैया, अब देखो बच्चा लोग, देखो देखो देखो। अब भाई मान लिया मैंने एक स्केल है मेरे पास, क्या है? एक व्हाइट कलर का स्केल है। कौन से कलर का स्केल है बच्चा? व्हाइट कलर का स्केल है। देखना बेटा ध्यान से। तो ये रहा हमारे पास एक व्हाइट कलर का स्केल। इस व्हाइट कलर के स्केल पर सुनना ध्यान से, 0 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, और ये 4 पॉइंट। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। अब इस 1 पॉइंट पर ये हंसता हुआ बच्चा रखा हुआ, ये हंसता हुआ बच्चा रखा 0 पॉइंट पर, हंसता हुआ, मैंने 1 बोल दिया, सॉरी। ये 0 पॉइंट पर एक हंसता हुआ बच्चा रखा हुआ सुबह, 0 पॉइंट पर हंसता हुआ बच्चा रखा हुआ है शाम को, 0 पॉइंट पर हंसता हुआ बच्चा रखा हुआ है रात को, 0 पॉइंट पर हंसता हुआ बच्चा रखा हुआ है अगली सुबह, 0 पॉइंट पर हंसता हुआ बच्चा रखा हुआ है अगली दोपहर, 0 पॉइंट पर हंसता हुआ बच्चा रखा हुआ है। तो ये बच्चा विराम में है या गति में है? तो आप बोलोगे सर ये विराम में है, क्योंकि ये अपनी स्थिति नहीं बदल रहा, क्योंकि अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा। तो विराम का तात्पर्य क्या हुआ? कि जब भी कोई वस्तु अपनी पोजीशन ना बदले तो वो वस्तु किस में हो गई? विराम में। जब भी कोई वस्तु अपनी पोजीशन ना बदले वो किस में हो गई बच्चे? विराम में। अब मैं खड़ा हुआ हूं, अपन गिनती गिनते, 1 2 3 4 5। इन 5 तक की गिनती में क्या मैंने अपनी पोजीशन बदली? आप बोलोगे सर नहीं बदली, आप बोलोगे सर नहीं बदली। तो मैं किस में हो गया? विराम में। अब लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या मैं विराम में था? नहीं सर, आप अपनी पोजीशन बदल रहे हो तो आप विराम में तो हो ही नहीं सकते। तो विराम का तात्पर्य क्या हुआ? कि अगर कोई वस्तु अपनी पोजीशन नहीं बदलता है देन इट इज कंसिडर दैट इट दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब अच्छे सुनना ध्यान से। तो सर विराम में अगर कोई वस्तु अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है तो क्या गति में भी यही होगा? गति में भी यही होगा, है ना? क्या गति में भी? तो देखते हैं अपन गति में क्या होता है। मान लो एक बहुत ही अच्छी सी सड़क है, मान लो एक बहुत ही अच्छी सी सड़क है। आपने देखी होगी ऐसी सड़कें जिसके बीच में इस तरह की लाइंस बनी होती हैं, ठीक है? अब अच्छा देखना, इस सड़क के दूसरी तरफ एक कार पार्क करी गई है। एक कार क्या करी गई है बच्चे? खड़ी करी गई है। मैं थोड़ी अच्छी सी कार बना दूं तो ये कार जो मैंने इसको खड़ी करी ना, ठीक, ओ भाई विंडो अच्छी नहीं बनी उसकी। इस कार की ये रही विंडो और इस कार के ये रहे टायर। मैंने क्या बोला? ये कार खड़ी हुई है, ये कार खड़ी हुई है। आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में, ये कार खड़ी हुई तो इसका मतलब ये गति में है या विराम में? आप बोलोगे आराम फरमा रही है। आराम फरमा रही है मतलब ये किस में है? विराम में। तो जब भी कोई वस्तु एक जगह रखी है, सुबह शाम दोपहर, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, तो आप क्या बोलोगे? वस्तु किस में है बच्चे? गति, विराम में। अब सुनना, मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनना, किसी को बताना मत ये बात, ठीक है? अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है ना, अगर कोई वस्तु विराम में है ना, तो हम उसका विराम समय के सापेक्ष नापेंगे।
हम उसका विराम किसके सापेक्ष नापेंगे सर? मैं जितने भी विराम की बातें बोल रहा हूं ना, सुबह भी यही था, मेरे दोस्त का एग्जांपल दिया था कि दोस्त दिन में भी सो रहा था, शाम को भी सो रहा था, रात को भी सो रहा था, मतलब विराम समय के सापेक्ष। अब भाई मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं ये लेक्चर 2 घंटा रिकॉर्ड करूंगा, तो 2 घंटे तक मैं इसी कमरे में हूं, मतलब मैं 2 घंटे तक इस कमरे में, 2 घंटे तक इस कमरे में विराम में हूं। तो जब भी किसी वस्तु का विराम नापना हो ना बच्चे, आप समय को सापेक्ष रख लो, समय के सापेक्ष नापो, बहुत ईजी हो जाएंगी चीजें, बहुत आसान हो जाएंगी। तो किसी वस्तु का विराम नापने के लिए आपको समय के सापेक्ष चीजों को रखना है, बहुत ईजी वे में आपको सारी चीजें समझ आएंगी। अब बच्चे बात करते हैं विराम को खत्म करके अगली बात की, यह है जिसका नाम है गति। अब गति का मतलब होता है गतिशील, गति का मतलब होता है गतिशील, गति का मतलब होता है गतिशील, और गतिशील को हम देशी भाषा में बोल सकते हैं चलते हुए। क्या बोल सकते हैं? किसी को बताना मत शॉर्ट ट्रिक, किसी को बताना मत शॉर्ट ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग कॉपी कर लेंगे आपकी, इसलिए आपकी कॉपी करके टॉप कर लेंगे। तो गति का मतलब क्या हुआ बच्चे? गतिशील। गति का मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु के विराम में ना होना। क्या गति का मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु के विराम में ना होना। जब कोई वस्तु विराम में नहीं होगी तो क्या होगी सर? गति में होगी। बस आगे बाबा, या सर एग्जाम में आएगा तो ये लिख के आएंगे कि गति का मतलब क्या हुआ? विराम में ना होना। ऐसा ना लिख देना। गति का मतलब हुआ जब कोई वस्तु अपनी पोजीशन बदलती रहे। मान लो ये कार अब खड़ी नहीं है, अब ये कार चल रही है, तो 1 सेकंड में यहां है, अगले 1 सेकंड में यहां आ जाएगी, अगले 1 सेकंड में यहां आ जाएगी। तो जब कोई वस्तु अपनी स्थिति बदल रही है, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति बदल रही, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति बदल रही है, तो हम क्या कहेंगे? वो वस्तु किस में है बच्चे? गति में है। वो वस्तु किस में है? गति में। उदाहरण के लिए आप इस पेन को देखो, ये पेन चलता हुआ आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो हर सेकंड ये अपने पोजीशन को बदल रहा है, हर सेकंड ये अपनी स्थिति को बदल रहा है, मतलब ये किस में है? गति में। गति का मतलब क्या हुआ? जब आप बैठे हुए हो ना, आपके ऊपर पंखा लगा होगा, आपके ऊपर पंखा लगा होगा, पंखा देखो उसकी जो ब्लेड्स है ना, तीनों ब्लेड ऐसे ऐसे गोल घूम रही हैं, ऐसे ऐसे गोल घूम रही है, ऐसे ऐसे गोल घूम रही है। जैसे वो गोल घूम रही है ना, तो वो अपनी पोजीशन को बदल रही है, मतलब वो किस में है सर? गति में। वो मतलब किस में बच्चे? गति में। अपन और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास ये रिमोट है, ठीक, ये रिमोट भैया ऐसे बा ऐसे बा ऐसे बा ऐसे बा घूम रहा है, मतलब ये किस में बच्चे? गति में। हर वो वस्तु अपनी पोजीशन बदलती रहती है, वो कहलाती है गतिशील वस्तु। वो वस्तु किस में है? गति में। अब मान लो, अपने आप को कंसीडर करो, अपने आप को कंसीडर करो, आप खड़े हुए हो, आप सावधान की मुद्रा में खड़े हुए, मतलब आप किस में हो? विराम में। लेकिन अगर आप चल रहे हो, अगर आप चल रहे हो, तो आप कौन सी मुद्रा में हो बच्चे? गति में हो। आप किस स्थिति में हो? आप हो गति में। तो जब कोई वस्तु आराम फरमा रही है ना, मतलब उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता समय के सापेक्ष, मतलब वस्तु किस में? विराम में। और अगर वही वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदले, तो वो क्या कहलाएगी सर? गति में। आप अपने आप को एग्जाम्पल करो, मान लो आप दिल्ली में रहते हो, मान लो आप दिल्ली में, सुबह दिल्ली में थे, आप ट्रेन में बैठे, आप ट्रेन में बैठे, सुबह 8 बजे आप दिल्ली में थे, रात को 12 बजे कहाँ आ गए? मुंबई आ गए। तो 8 बजे आपकी स्थिति अलग थी, 12 बजे आपकी स्थिति अलग थी, मतलब आप किस में हो गए? गतिशील हो। अच्छा सुनना, आप समय के सापेक्ष अपनी जगह बदल रहे हो, मतलब आप कैसे हो? गतिशील हो। आप साइकिल चलाते होगे, साइकिल चलाइए आपने, साइकिल चलाते हो तो आप कंटिन्यू अपनी पोजीशन बदलते रहते हो, कंटिन्यू अपनी स्थिति बदलते रहते हो, मतलब आप किस में हो? गति में। गति का मतलब क्या हुआ बच्चे? अपनी स्थिति को नियमित बदलते रहना, अपनी स्थिति को नियमित बदलते रहना। उदाहरण और भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब मान लो भाई, मान लो भाई, मान लो भाई, अपन क्रिकेट मैच की बात करें, मान लो क्रिकेट मैच की बात करें, तो ये क्रिकेट मैच की पिच है, ठीक, ये क्रिकेट मैच की पिच है, यहां पर कोई विकेट कीपर खड़ा हुआ है, और यहां पर कोई बॉलिंग करने वाला बॉलर भागता हुआ आ रहा है। तो ना, इस भाई साहब को नाम दिया मैंने ए, और इस बॉलर को नाम दिया बच्चे मैंने बी। तो आप मुझे आंसर दीजिए कि ये विकेट कीपर और ये बॉलिंग करने वाला बॉलर, इन दोनों में से विराम में कौन है? तो आपका आंसर होगा कि सर विराम में तो ये बॉलिंग करने वाला तो हो नहीं सकता, तो विराम में कौन आ गया? विराम में आ गया ये जो विकेट कीपर है, जो विकेट के पीछे खड़ा हुआ। सर इसमें से गति में कौन है? तो ये बॉलर जो भागता हुआ आ रहा है, देखो भागता हुआ आ रहा है, तो ये किस में हो गया बच्चे? गति में। याद रखना बच्चे, है ना, जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलती है, वो विकेट कीपर ऐसे खड़ा हुआ है ऐसे ही खड़ा रहेगा, विकेट कीपर ऐसे खड़ा हुआ है ऐसे ही खड़ा रहेगा, और बॉलर भागता हुआ आएगा और भागता हुआ आकर अपनी स्थिति बदलकर बॉल फेंक देगा। तो जब भी स्थिति बदलेगी मतलब क्या हो गई? वस्तु गति में, और जब भी स्थिति नहीं बदलेगी मतलब वस्तु किस में हो गई? विराम में। अब बच्चे मुझे एक
कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप लोग आज मेरी ड्राइंग देखोगे, देखो कितनी अच्छी। खोया खोया चांद, ये लो भाई, ये बना दिए पहाड़। मेरे को एक ही ड्राइंग आती थी बचपन में, जब मैं फर्स्ट क्लास में था तब भी यही ड्राइंग बनाता था, जब मैं सेकंड क्लास में था तब भी यही ड्राइंग बनाता था, जब मैं थर्ड क्लास में था तब भी ये ड्राइंग बनाता था, जब मैं फोर्थ क्लास में था तब भी ये ड्राइंग बनाता था, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास तक मैंने यही ड्राइंग बनाई है। उसके बाद जब मैंने इंजीनियरिंग करी तब भी ये ड्राइंग बनाई, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, जब मैंने पीजी करी तब भी ये ड्राइंग बनाई। ड्राइंग देखना। अब बच्चे क्या है, ये पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के बीच में से ये सूर्य आता है, सूर्य उगता है, सूर्य का उदय होता है, और सुबह ये सूर्य बड़ा खिलखिलाता सा हुआ है। अब ये पहाड़ तो वहीं रखे रह गए। अब सूर्य भैया थोड़ी देर बाद पोजीशन बदल देंगे, सूर्य भैया थोड़ी देर बाद यहां आ जाएंगे। तो अब आंसर देना, ये पहाड़ गतिशील है या सूर्य गतिशील है? पहाड़ गतिशील है या सूर्य? एक और एग्जांपल लेते हैं। अब बच्चे इसी में दो चीजें और ऐड कर देता हूं। यहां पर कुछ चिड़ियाओं का झुंड घूम रहा है। अब बताइए, पहाड़ गतिशील है या चिड़ियाओं का झुंड गतिशील है? तो आप आंसर दोगे कि ये चिड़िया कैसी है, गति में है। चिड़िया क्या कर रही हैं, अपनी स्थिति को बदल रही हैं, और पहाड़ क्या कर रहे हैं बच्चे, विराम में है। पहाड़ क्या कर रहे हैं बच्चे, विराम में है। तो विराम का तात्पर्य सिर्फ इतनी सी बात से हुआ कि जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के सापेक्ष नहीं बदलती है तो वो वस्तु कहलाती है विराम में। जब आप नोट्स बनाओगे ना बच्चे, तो नोट्स बनाने में यही डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी भी वस्तु की विराम अवस्था वह अवस्था है जो कि किसी वस्तु की होने वाली स्थिति में परिवर्तन ना होने को दर्शाता है। ठीक है। अब गति क्या होती है, जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदलती है समय के सापेक्ष। मतलब टाइम को आप फिक्स रख लो, क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ रहा है, टाइम हमेशा एक ही रेट में बढ़ता है। तो जब भी कोई वस्तु समय के सापेक्ष जब भी कोई वस्तु समय के सापेक्ष बढ़ती है ना, तो उस वस्तु को कहा जाता है गतिशील। उस वस्तु को क्या कहा जाता है, गतिशील। बस इतना सा याद रखो ध्यान से। और इस ड्राइंग पर आप मुझे कमेंट करके बताना कि 5 में से मुझे कितने मार्क्स दोगे। अगर आप टीचर होते मेरे तो मुझे 5 में से इस ड्राइंग में 500 मार्क्स दे देते। मैं जानता हूं आपको कि आपको मेरी ड्राइंग बहुत पसंद आई है। ये ड्राइंग पहले ऑस्कर के लिए भी जा चुकी है, लेकिन मैंने ऑस्कर लेने से मना कर दिया, इतनी अच्छी ड्राइंग है। मजनू भाई को भी मैंने ही ड्राइंग सिखाई थी। अब ये मजनू भाई कौन है, याद करो। चलो अब बच्चे, विराम और गति के कुछ उदाहरण। ये घर बच्चे किस में है, विराम में है। ये पेड़ किस में है बच्चे, विराम में है, क्योंकि अपनी स्थिति नहीं बदल रहा। लेकिन ये उड़ती हुई चिड़िया, ये उड़ती हुई मधुमक्खी, और ये फुटबॉल खेलता हुआ प्लेयर, ये सारे के सारे किस में है बच्चे, मोशन में। यहां पर डार्क कलर में लिखा हुआ है, शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी वस्तुएं किस में है, गतिशील हैं। ये सारी वस्तुएं गतिशील हैं और ये सारी वस्तुएं विराम में हैं। ये किस में है बच्चे, विराम में। बच्चे बहुत पैशनेट होकर, बहुत आराम से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि मैं ये चाहता हूं कि आपके बेसिक बन जाए, आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो। आप बिलीव करो, जितनी देर में मैं आपको रेस्ट और मोशन समझा रहा हूं ना, जितनी देर में आपको मैं विराम और गति के बारे में समझा रहा हूं ना, उतनी देर में मैं पूरा चैप्टर भी समझा सकता था। लेकिन वो मजा नहीं आता, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। एंड आई डोंट वांट एनी फॉर्मेलिटी बिटवीन अस। मैं नहीं चाहता कोई फॉर्मेलिटी हो, मैं चाहता हूं हम डिटेल में सारी चीजों को पढ़ें, देखना बहुत मजा आएगा। तो विराम का तात्पर्य किसी भी वस्तु की स्थिति को ना बदलने से है, और गति का तात्पर्य जब कोई वस्तु अपनी स्थिति बदलती है। अब बच्चे, गति कई प्रकार की हो सकती है, गति कई प्रकार की हो सकती है, जिसके बारे में हम समय समय पर बातें करेंगे। उदाहरण के लिए गति हो सकती है रेखीय गति, लीनियर मोशन, आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन हो सकती है, सर्कुलर मोशन हो सकता है। सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति, और भी कई प्रकार की गति हो सकती है। मतलब जरूरी थोड़ी कि इसी तरह से कोई वस्तु अपनी पोजीशन बदले। हो सकता है वो पंखे की ब्लेड की तरह गोल घूम रही हो सकता है वो घड़ी का जो घंटा होता है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है, उस पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे घूम रही हो, तो वो भी तो गति में हुआ सर। तो इसके आधार पर गति को कई अलग अलग भागों में बांटा गया, जिसके बारे में हम वक्त पढ़ने पर सारी चीजें सीखते जाएंगे। तो इतना सा याद रखो, विराम का मतलब क्या होता है और गति का मतलब क्या होता है। अब बच्चे, एक गति का प्रकार जो आज हमको सीखना है, और गति का प्रकार है सरल रेखीय गति। ध्यान से समझना, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। अब जैसे आप गति सीखते हो, जैसे आप गति को सुनते हो, तो वहां पर वस्तु कैसी है, चलती हुई। वस्तु कैसी है बच्चे, चलती हुई। सरल यहां पर दिखा रहा है सीधी, सरल यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, सीधी। और रेखीय रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर रेखा को। ठीक है, रेखीय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, यहां पर रेखा को। ठीक है।
अब अच्छा, सरल रेखीय गति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी वस्तु जब सीधी रेखा में चलती है ना, तो उस वस्तु की गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। मेरे को देखना, अब मैं एक दिशा में देखकर आगे चलता जाऊं, 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 तो मेरी गति कौन सी हुई? सरल रेखीय गति। तो जब भी कोई वस्तु इस तरह से चले कि वो एक ही दिशा में चले, कैसी चले बच्चे? एक ही दिशा में चले। उदाहरण के लिए आपने ट्रेन देखी होगी, आपने ट्रेन, सामान्यतः ट्रेन सीधी चलती है, सामान्यतः बात कर रहा हूं, वो मुड़ भी जाती है, लेकिन जब वो सीधी चल रही होती है ना, तो उसकी गति को क्या कहेंगे हम? सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति का तात्पर्य क्या हुआ बच्चे? सरल रेखीय गति का तात्पर्य हुआ कि जब भी कोई वस्तु सीधे चले, जब भी कोई वस्तु मुड़े ना, बिल्कुल ना मुड़े, कैसी चले बच्चे? सीधी चले। कैसी चले बच्चे? सीधी चले। अच्छा, इसका एक और नाम होता है जिस नाम को सिर्फ मैं बता रहा हूं, ऋज्य रेखीय गति। क्या सर, क्या बता रहे हो नाम? ये तो हमको पता ही नहीं था, पता नहीं था, जब भी तो मैं बता रहा हूं। इसका नाम होता है ऋज्य रेखीय गति। अच्छा, इसको दूसरे में अंग्रेजी में कहा जाता है लीनियर मोशन। अंग्रेजी वाला नाम लिख देता हूं, हमको अंग्रेज बहुत जानने का शौक है, तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लीनियर मोशन। क्या कहते हैं बच्चे अंग्रेजी में इसे? लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन का मतलब जब भी कोई वस्तु एक स्ट्रेट लाइन में चले, जब भी कोई वस्तु सीधी चले, जब भी कोई वस्तु सीधी चले। उदाहरण के लिए ये रहा रास्ता, व्हाइट कलर का बना दूं, व्हाइट कलर का ज्यादा अच्छा लगता है। ये रहा रास्ता, ये दिख रहा है सर हमको रास्ता, बड़ा शानदार सा रास्ता है, ठीक है। इस रास्ते में ये बीच में वही बीच में लाइन बनी हुई, डिवाइडर बने हुए हैं। अब इस रास्ते पर अगेन एक कार खड़ी हुई है सर, ये रास्ते पर एक कार खड़ी हुई है और ये कार अब चलना शुरू करेगी। ये कार क्या करेगी बच्चे? चलना शुरू करेगी। तो आप देखो ये कार कहाँ जा सकती है, इसकी स्थिति को समझो। ये कार सिर्फ सीधी ही जा सकती है। क्यों सीधी जा सकती है? अरे रास्ता भी तो सीधा है, तो जब सीधा रास्ता है तो वस्तु सीधी ही तो जाएगी। और जब भी कोई वस्तु एक ही दिशा में एक तरफ मुंह करके बढ़ती रहती है, तो उस वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? सरल रेखीय गति। क्या कहा जाता है? सरल रेखीय गति। क्या कहा जाता है बच्चे? सरल रेखीय गति। जब भी कोई वस्तु देखो जो सीधी चल रही होगी, बोलेंगे उसको सरल रेखीय गति। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? मेरे को आप उदाहरण मान लो, ये लो, मैं चल रहा हूं सीधी गति में, मैं चल रहा हूं सीधा सीधा, मैं चल रहा हूं सीधा सीधा, मैं चल रहा हूं सीधा सीधा, तो मेरी गति कैसी हुई? मेरी गति हुई सरल रेखीय गति। अब क्या आपने कैसी चीजों को सरल रेखीय गति में जाते हुए देखा है? आप आज ही कोशिश करोगे। आज आप साइकिल तो सभी चलाते होंगे, साइकिल आप जब साइकिल चलाओगे ना, तो अपने हैंडल को स्ट्रेट रखना और सीधे जाना। तो आप कौन सी गति में हुए? सरल रेखीय गति में हुए। ये जो मैं कह रहा हूं ना, फिजिक्स को अपने दिमाग में, अपनी जिंदगी से जोड़कर पढ़ो, बड़े आसान तरीके से आपको समझ आएगी। तो आप जब सीधे चल रहे होगे ना, तो आपकी गति कैसी हो जाएगी? सरल रेखीय गति। ठीक है। अच्छा, आप पैदल पैदल जाओ तो ऐसे ऐसे चलते 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 आ जाना, तो आपकी गति कौन सी हुई? सरल रेखीय गति। जब भी कोई वस्तु सीधा चलती है, मुड़ती नहीं है, जब भी कोई वस्तु सीधा चलती है, मुड़ती नहीं है, तो उस वस्तु की गति को क्या कहा जाता है सर? उस वस्तु की गति को कहा जाता है सरल रेखीय गति। बोलो चमका। बड़ा साधारण सा कॉन्सेप्ट था, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था, आराम से समझना। तो सरल रेखीय गति का मतलब जब भी कोई वस्तु एक दिशा में चले। अच्छा सुनना, इसके क्या सर और नाम होते हैं? क्या और नाम होते हैं? तो मैं आपको इसके और नाम बताता हूं बच्चे। इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं? इसका एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं एक विमीय गति। एक विमीय गति। सर ये इतना टफ नाम कहां से लाए? अब बच्चे एक का मतलब तो एक हुआ, विमीय का मतलब हुआ दिशा। जब भी कोई वस्तु एक ही दिशा में बढ़ रही है, तो उस वस्तु को कहेंगे एक विमीय गति में है या फिर सरल रेखीय गति में है। ठीक है, हम कुछ उदाहरण से और समझते हैं बच्चे। अब देखें बेटा ध्यान से, एक कार चल रही है स्ट्रेट लाइन में, कार चल रही है सीधे सीधे, कार चल रही है सीधे। देखो बच्चे, एक ही रास्ता सीधा है सर, तो कार भी तो सीधी जाएगी। जब कार सीधी जाएगी, कौन सी गति होगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो। उसके बाद देखो, आपने ये गेम देखा होगा बॉलिंग का, एक बॉल रोल कर रही है, एक बॉल लुढ़कती हुई जा रही है, लेकिन लुढ़कते लुढ़कते वो सीधे सीधे चल रही है। एक बॉल लुढ़कती लुढ़कती जा रही है, लेकिन लुढ़कते लुढ़कते वो कैसी चल रही है? सीधी चल रही है। तो सीधी चल रही है, तो क्या कौन सी गति हुई? आप फटाक से कमेंट बॉक्स में डाल दो कि कौन सी गति में वो है। तो हमें इतनी बातों से पता चला कि सरल रेखीय गति की परिभाषा क्या हो सकती है। सरल रेखीय गति की परिभाषा ये होती है कि जब भी कोई वस्तु किसी एक दिशा में गतिशील हो,
अगर कोई वस्तु किसी एक दिशा में गतिशील हो तो उस वस्तु की गति को कहा जाता है सरल रेखीय गति। क्या कहा जाता है बच्चे? सरल रेखीय गति। बस इतना सा याद रखना है। और आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिलेबस का मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वह है सरल रेखीय गति। अगर आपने सरल रेखीय गति के टॉपिक को ध्यान से समझ लिया ना, आपको मान लो पूरा चैप्टर समझ आ गया। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब दूरी, दूरी सही जाए ना, वो वाली दूरी नहीं, पढ़ने वाली दूरी है, यहां पर हमको पढ़ना है। ठीक है, अब सुनना, मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, अब आपको सारी बातें हैं, मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, मैं यहां पर खड़ा हुआ, मैं यहां पर खड़ा हूं, आंसर दीजिए मैं विराम में हूं या गति में। मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं तो शायद मैं विराम में हूं। बिल्कुल सही सोच रहे थे आप, मैं किस में हूं? विराम में। क्योंकि मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। अब सुनना, मैं चल रहा हूं, मैं अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा हूं, मैं अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा हूं, तो मैं विराम में हूं या फिर गति में हूं? मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं? यार थोड़ी ओवर एक्टिंग कर लूं मैं, थोड़ी सी तो ओवर एक्टिंग कहती है कि मैं शायद गति में हूं, क्योंकि मैं अपनी स्थिति को कंटिन्यू बदल रहा हूं, तो मैं किस में हुआ? गति में। अब सुनना, अगर आपको गति के बारे में पढ़ना है, अगर आपको मोशन के बारे में पढ़ना है, अगर आपको मोशन के प्रकार, गति के प्रकार के बारे में पढ़ना है ना, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ लेना। बच्चे 9th क्लास के छोटे छोटे भोले भाले बच्चे हो तुम लोग, इन छोटे छोटे भोले भाले बच्चों को इन भोलेपन से पढ़ाना पड़ता है। तो भोले भाले प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है, देखेंगे अपन ध्यान से। अब सुनना बच्चा ध्यान से, मैं यहां था, मैं किस में था? मैं किस में था? विराम में। अब मैं चलता 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 यहां आ गया, तो मैं कितना दूर आ गया? वहां से यहां तक। कितना दूर आ गया? वहां से यहां तक। तो ऐसी क्वांटिटी जो बताए कि आप कितना दूर हो, दूरी कहलाती है। ऐसे परिभाषा मत लिख देना, आपके स्कूल वाली टीचर आपको कहेंगे कि कहाँ क्या लिख रहे हो। सुनना, मैं परिभाषा बोर्ड पर लिख कर लाया हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी मात्रा जो आपको बताए कि आप कितना दूर हो, वो कहलाती है दूरी। ये ना लिख देना, तुमको दूर कर दिया जाएगा। पहले अपन समझते हैं, उदाहरण लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे अपन। तो बच्चे सुनना ध्यान से, ठीक। अब उदाहरण लेते हैं अपन कुछ ना कुछ। अब बच्चे मान लो भैया एक घर है, मान लो एक घर है, और ये घर है किसी का, आपके किसी मित्र का, ठीक। तो ये मेरा मित्र जो है, मेरे मित्र का नाम मैं मान लेता हूं आकाश, ठीक है। ये किसका घर है भैया? आकाश का घर है, ठीक। अब ये आकाश के घर से मैंने एक रास्ता अपनाया, ये रहा रास्ता। मेरा घर रास्ते में नहीं है, ये ना सोचना कि रास्ते में, रास्ते का थोड़ा साइड है। मेरी राइटिंग, तुम लोग बेटा मेरी ड्राइंग का मजाक मत उड़ा देना, ठीक। ये रहा रास्ता, ठीक। अब भैया मैं निकला घर से बाहर, मैं निकला घर से बाहर और चलता हुआ सीधे रास्ते पर जा रहा हूं। सीधे रास्ते पर जा रहा हूं तो मेरी गति कौन सी होगी? आंसर दे दो। तो मेरी गति होगी सरल रेखीय गति, क्योंकि मैं सीधे रास्ते पर जा रहा हूं। अब जैसे मैं सीधे रास्ते पर गया ना, थोड़ी दूरी पर एक और घर था, थोड़ी दूरी पर एक और घर था, ठीक है। और मान लो वो घर है मेरे सोशल साइंस के टीचर का, और सोशल साइंस के टीचर का नाम क्या है? बिलाल, ठीक है। बिलाल के घर में पहुंच गया, ठीक है। सुनना ध्यान से। अब जब मैं यहां से चलना शुरू किया था, तो मैं चलता चलता बिलाल के घर पहुंच गया, तो मैं कितना दूर आ गया? ये जो बताएगा ना कि कितना दूर आ गया, वही कहलाएगी दूरी। तो बच्चे देखना, प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में मैंने शुरू यहां करा था, तो प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में मैंने जितना रास्ता ट्रेवल किया, जितना पथ तैयार किया, जितने पथ को ट्रेवल किया, उस पथ की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। समझेंगे ध्यान से। प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में, शुरुआत से आखिर तक जहां पहुंचा ना, तो मैंने जितना लंबाई तय करी, वही लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। मान लो यहां से मैंने चलना शुरू करा था, यहां पर मेरी स्थिति थी 0, मैं चलते चलते यहां 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 कहां पहुंच गया बच्चे? 100 मीटर। तो अब मेरी दूरी बताओ। तो आप बोल दोगे सर आप 100 मीटर चले हो, तो ये 100 मीटर क्या हो गई? दूरी हो गई। ये 100 मीटर क्या हो गई बच्चे? दूरी। हाँ सर समझ आ गया। और एग्जाम्पल लेंगे बच्चे, क्योंकि 9th क्लास में एग्जाम्पल से समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं बच्चे, दूरी को देखते हैं। मान लो भैया ये रहा एक घर, ओ भैया ये रहा एक घर, इस घर से मैं पहले जाऊंगा लेफ्ट। कितना जाऊंगा? 10 मीटर। इस घर से मैं 10 मीटर कहां जाऊंगा? लेफ्ट। फिर मैं जाऊंगा 10 मीटर डाउन,
10 मीटर कहां जाऊंगा, डाउन, और फिर मैं जाऊंगा अगेन 20 मीटर लेफ्ट। कहां जाऊंगा बच्चे में, 20 मीटर लेफ्ट। तो मेरा प्रारंभ बिंदु ये था, मैंने ए से चलना शुरू करा, ए से पहुंच गया बी पर, बी से पहुंच गया सी पर, और सी से पहुंच गया डी पर। अब मुझे बताइए कि शुरुआत से लेकर अंत तक मैंने कितनी दूरी तय करी। तो आप बोलोगे सर बड़ा साधारण सा है, पहले आप यहां तक गए तो कितना, 10 मीटर तय किया, ठीक है, आपने कितना तय किया, 10 मीटर। फिर आप यहां आए तो आपने कितना तय किया, 10 मीटर, ठीक। फिर आप यहां गए तो आपने कितना तय किया, 20 मीटर। तो आपकी दूरी कितनी हो गई, 40 मीटर। 40 मीटर हो गई दूरी, 40 मीटर क्या हो गई दूरी। तो दूरी आपको बताता है कि आपने प्रारंभ बिंदु जहां से चलना शुरू करा वो हो गया प्रारंभ बिंदु, और जहां पर चलना खत्म करा वो हो गया अंतिम बिंदु। और प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का रास्ता कितना लंबा है वो बताता है दूरी, और कुछ नहीं। क्या बोला, प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का रास्ता कितना लंबा है वो कहलाता है दूरी, और कुछ नहीं। तो बच्चे जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उस गतिशील होने के दौरान वो जितने पथ मतलब रास्ता, जितने पथ को ट्रैवल करती है, जितने रास्ते को ट्रैवल करती है, उस रास्ते की दूरी को, उस रास्ते की लंबाई को क्या कहा जाता है, दूरी। परिभाषा सुन लो, परिभाषा कहती है कि किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कुल लंबाई को दूरी, साधारण शब्दों में कहें कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। दूरी का मतलब क्या हुआ, प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का जो रास्ता है ना, उस रास्ते की लंबाई कितनी हुई। और एग्जांपल लेते हैं सर और एग्जांपल दो सर। अब देखिए बेटा, मान लो मैं यहां से फुटबॉल खेल रहा हूं, ठीक है। तो मैंने फुटबॉल पर एक किक मारा, ठीक है। ये फुटबॉल चलती चलती यहां पर आ गई, ठीक, फुटबॉल चलती चलती यहां पर आ गई। अब अच्छे यहां पर मार्क था 0 का, और यहां पर मार्क हो गया 50 मीटर का। अब मुझे बताइए इस रास्ते की लंबाई क्या है। आप आराम से बोल दोगे सर 0 से लेकर 50, मतलब कितना रास्ता ट्रेवल किया आपने, 50 मीटर। मतलब इसकी दूरी क्या हो गई सर, 50 मीटर। दूरी कितनी हो गई सर, 50 मीटर। तो पूरा जो रास्ता ट्रेवल करते हैं उस रास्ते की लंबाई को क्या कहा जाता है, 50 मीटर। अब बच्चे देखना, दूरी का जो मात्रक होता है ना बच्चे, दूरी का जो मात्रक होता है ना, वो मात्रक होता है मीटर। क्या होता है वो मात्रक बच्चे, मीटर। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक होता है मीटर। जब भी अच्छा, इसके अलावा दूरी के और बड़े मात्रक भी होते हैं। उदाहरण के लिए किलोमीटर, नाम तो सुना ही होगा, ठीक। दूरी के और छोटे मात्रक भी होते हैं, उदाहरण के लिए मिलीमीटर, नाम तो सुना ही होगा। दूरी के और छोटे मात्रक भी होते हैं, सेंटीमीटर। दूरी के और छोटे मात्रक भी होते हैं, वो हम वक्त आने पर पढ़ेंगे। दूरी के कई मात्रक हो सकते हैं। अब आप जब आगे पढ़ाऊंगा ना, आपको एक एक बात बताऊंगा, है ना। तो बच्चे दूरी क्या होता है, दूरी मतलब पूरे रास्ते की लंबाई, खत्म कहानी। कुल पथ की लंबाई, खत्म कहानी, क्या कहलाती है, दूरी। अब सर एक और एग्जांपल दे दो सर एक और एग्जांपल दे दो। तो बच्चे मान लो एक वस्तु है, एक केंद्र के चारों ओर गोल गोल घूम रही है। मेरा गोला अच्छा नहीं बन रहा यार, मैं रुको यहां से गोला लेता हूं। ए गोल गोल आ जा, ठीक है। तो बच्चे एक वस्तु है, जो वस्तु किसी गोल रास्ते पर घूम रही है, ठीक है। ये वस्तु किसी गोल रास्ते पर घूम रही है, देखना बेटा ध्यान से, ठीक। अब ये गोल रास्ते पर घूमती हुई वस्तु, गोल रास्ते पर घूमती हुई वस्तु पहले तो यहां थी ए बिंदु पर, अब घूमती घूमती कहां आ गई, बी बिंदु पर। अब सर इसकी दूरी निकालना सिखाओ आप हमें, अब इसकी दूरी निकालना सिखाओ। तो ये वस्तु ऐसे गई होगी, ऐसे गई होगी, ऐसे गई होगी, ऐसे गई होगी, और घूमती घूमती कहां गई भैया, बी पर। अच्छा सुनना, जब ये ए से लेकर बी तक ट्रैवल करी तो इसने आधी परिधि ट्रेवल करी, आधी परिधि ट्रेवल करी। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, ए से लेकर बी तक की जो दूरी होगी ना बच्चे, क्या होगी, इसकी आधी परिधि। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और आधा करने के लिए किसी भी चीज को हम किससे डिवाइड कर देते हैं बच्चे, 2 से। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, πr। तो इस वस्तु ने कितनी दूरी तय करी, गणित ने मुझे बता दिया कि इस वस्तु ने πr दूरी तय करी। मान लो ये वस्तु घूमती 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 वापस आ गई कहां पर, ए पर। तो ए से लेकर ए तक की दूरी, ए से लेकर ए तक की जो दूरी है कैसे निकालोगे, सर ये तो गोल रास्ते पर घूम रहा है,
और जब भी कोई वस्तु गोल रास्ते पर घूमता है तो ये वृत्त की परिधि पर घूमता है। किस पर घूमता है? वृत्त की परिधि पर घूमता है। और वृत्त की परिधि पर घूमता है तो ए से लेकर ए तक आने में इसने कुल दूरी तय करी होगी 2 पाई आर। सर आर क्या है? आर का मतलब हो गया इसकी त्रिज्या। आर का मतलब क्या हो गया बच्चे? इसकी त्रिज्या। ठीक है बच्चे, तो दूरी, आप रास्ते की लंबाई निकाल लो, थोड़ी बहुत गणित का उपयोग कर लो, थोड़े बहुत गणित के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर लो, थोड़ी बहुत गणित का यूज करके आप बस रास्ते की लंबाई निकाल लो, आप इजीली दूरी के बारे में समझ जाते हो। सर एक क्वेश्चन और करा दो सर, न्यूमेरिकल है सारे, न्यूमेरिकल है सारे। अब मान लो अब मैं थोड़ी सी लाइंस लेता हूं। मान लो एक वस्तु है जो इस डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, नोड्स वाली लाइन ले लेते हैं। एक वस्तु है इस डायरेक्शन में चलती है पहले, ठीक है, फिर वो इस डायरेक्शन में आ जाती है। ठीक, अब वो इस डायरेक्शन में आ जाती है, रुक जा भाई तू। ठीक, अब वो उसके बाद ये वस्तु यहां आ जाती है। सर बताओ कहां कहां से? इसने शुरू करा ए से लेकर बी तक आई, ठीक, बी से लेकर सी तक आई, फिर आई है डी तक। ए से लेकर बी तक 5 मीटर चली, बी से लेकर सी तक 4 मीटर चली, और सी से लेकर डी तक 9 मीटर चली। तो सर क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, तो सर दूरी बताओ, आप कहां से कहां तक की दूरी बताओ? ए से लेकर बी तक। तो आप बता दो फटाफट, मुझे तो नहीं पता, ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है? बता दो, 5 मीटर की। अगर ये वस्तु ए से लेकर सी तक चलती तो देखो कैसे निकालते, ए से लेकर सी तक। अब इसको ए से लेकर सी तक चलने के लिए पहले ए से बी आना पड़ेगा, फिर बी से सी आना पड़ेगा। तो ए से लेकर बी तक आई, पहले कहां तक आई? ए से लेकर बी तक, और फिर कहां आई? बी से लेकर सी तक। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक की वैल्यू कितनी है? 5 है ना, और बी से लेकर सी तक की वैल्यू कितनी है? 4। तो कितनी आ गई भैया? 9 मीटर। ठीक, अब बताओ कि ए से लेकर डी तक की, ए से लेकर डी तक की दूरी, ए से लेकर डी तक की दूरी, इसका आंसर करना। ठीक है, आंसर इन कमेंट। ठीक है, मैं चेक करूंगा सबका आंसर, और जो भी अच्छा आंसर देगा, जो भी फास्ट आंसर देगा ना, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में यहां पर नाम के साथ बताऊंगा कि इस बच्चे ने अच्छा आंसर दिया। ठीक है बच्चा, मैं मानता हूं आपको दूरी के बारे में सब कुछ समझ आया होगा। अब बच्चे अगली बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन होता क्या है? विस्थापन आपको बताता है, एक शब्द में बताऊं, कितनी जगह बदली। बस इस बात को याद रख लो कि विस्थापन का मतलब क्या हुआ? कितनी जगह बदली उस वस्तु ने गति के दौरान, कितनी जगह बदली, वो क्या हो गया? विस्थापन, और कुछ नहीं। विस्थापन का मतलब क्या हुआ? उस वस्तु ने कितनी जगह बदली, बस इतना सा याद रख लो, वो क्या होगा? विस्थापन, और कुछ नहीं। विस्थापन का मतलब हुआ उस वस्तु ने कितनी जगह बदली, और कुछ नहीं। अब समझते ध्यान से, मान लो अपन फिर से वही वाला नोट ले लेते हैं। मान लो एक वस्तु चलती हुई यहां से जाती है यहां पर, ठीक, फिर वो वस्तु चलती हुई यहां से आ जाती है, सुना बेटा ध्यान से, फिर ये वस्तु चलती हुई आ जाती है यहां तक। ठीक है, अभी वस्तु चलती हुई आ जाती है यहां तक। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी वस्तु चलती हुई कहां तक आ जाती है? यहां पर। ठीक, अभी वस्तु चलती हुई आ जाती है, वापस यहीं रोक जाती है, चलो यहीं रोक देते हैं ऐसे। तो ये वस्तु ए से चली बी, शायद डायग्राम अच्छा नहीं बना लेकिन आप समझ जाओगे, फिर सी से चली डी। अब ए से लेकर बी तक उसने ट्रेवल करा 5 मीटर, बी से लेकर सी तक उसने ट्रेवल करा 4 मीटर, सी से लेकर डी तक उसने ट्रेवल करा 5 मीटर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि दूरी निकालो, बेटा सुनना ध्यान से, पहले मैं आपको बता रहा हूं दूरी निकालो, कहां से कहां तक? सर ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक दूरी निकालो। आप निकालोगे कैसे भाई? ये 5 + 4 + 5, तो 5 + 4 + 5, तो दूरी कितनी आ गई सर? 14 मीटर। अब मैं आपसे बोलूं कि विस्थापन निकालो, तो विस्थापन निकालने का आपको एक ही ट्रिक बता रहा हूं, कुछ नहीं करना, जिस बिंदु से शुरू करा है वहां पर और जिस बिंदु पर खत्म करा है वहां पर, उसको मिला दो, और यह है इसका विस्थापन, और कुछ नहीं, बड़ी शॉर्ट ट्रिक है। क्या बोला? जिस बिंदु से शुरू करा है वहां पर और जिस बिंदु पर खत्म करा है वहां पर, उसको मिला दो, यही शॉर्ट ट्रिक है। और ये क्या हो गया बच्चे? इसका विस्थापन। ये क्या हो गया बच्चे? इसका विस्थापन। बस इतना ही करना है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है कि प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दो। अब बच्चे देखो, आपको क्लियर दिख रहा है, जब ये 4 मीटर है ना, तो ये भी क्या हो गया? 4 मीटर। तो विस्थापन कितना हो गया बच्चे? 4 मीटर। ठीक है, विस्थापन कितना हो गया बच्चे? 4 मीटर। ठीक है ना बच्चे? और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई वस्तु गोल रास्ते पर चल रही है, सुनना ध्यान से, मान लो कोई वस्तु गोल रास्ते पर चल रही है। ठीक है, अब ये वस्तु
यहां से चलना शुरू करती है ए, फिर पहुंच जाती है बी पर, और फिर पहुंच जाती है सी पर। इस वस्तु जो गोल रास्ते पर चल रही है, गोल रास्ते पर चल रही है, तो उसका केंद्र होगा ओ, और उस वस्तु के मुझे ए से लेकर सी तक की दूरी बताना है। तो ए से लेकर सी तक की दूरी तो आप आराम से बता दोगे। याद करो, थोड़ी देर पहले हमने करा था पाई आर, थोड़ी देर पहले हमने करा था पाई आर। अब भाई ए से लेकर सी तक का विस्थापन बताओ कि इसने जगह कितनी बदली। ट्रिक याद है आपको? ट्रिक याद है? ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है ए से लेकर सी तक को मिला दो बस, और जो लाइन मिला रही है ना वही हो गई विस्थापन। तो ए से लेकर सी तक आपने जो मिलाया है वो विस्थापन है। देखना बेटा ध्यान से, ए से लेकर ओ तक आर था, ओ से लेकर सी तक आर था, तो आर और आर कितना हो गया विस्थापन? 2r। बस प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दो, ये हो गया आपका विस्थापन। आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं भैया, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यही वस्तु गोल गोल घूमती है। बच्चे बहुत आराम से समझना। मान लो ये वस्तु चलना शुरू करती है यहां से ए से, फिर जाती है बी पर, और फिर जाती है सी पर, फिर जाती है डी पर, और वापस आ जाती है ए पर। ठीक है, तो ये घूमती हुई जाती है ए से, कहां जाती है बच्चे? ए से बी, बी से सी, सी से डी, और वापस आ जाती है जहां से इसने शुरू करा। यार अटक गए हम, अब तो हम अटक गए। अब हम विस्थापन कैसे निकालें? अब हम विस्थापन कैसे निकालें? तो विस्थापन बड़ा साधारण सा तरीका, क्या बोला? प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दो। तो सर यहां तो प्रारंभ बिंदु भी वही है और अंतिम बिंदु भी वही है, तो इस वस्तु ने जगह कितनी बदली? आप बोलोगे सर कोई जगह नहीं बदली। तो इसका विस्थापन कितना हुआ? 0। इसका विस्थापन कितना हुआ? 0। आगे देखना, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं शाम के समय फ्री था। शाम के समय जब फ्री था तो अपनी गाड़ी पर बैठकर, अपनी गाड़ी पर मैं बैठा हुआ हूं और सचिन टिस्कुले की तरह ये फाइल लेकर बढ़ा जा रहा हूं एक दिशा में। सचिन टिस्कुले की तरह फाइल लेकर बढ़ा जा रहा हूं एक दिशा में। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहां पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ? मैं यहां पहुंचा। अब जैसे यहां पहुंचा मुझे पता चला कि मैं दूसरी फाइल तो घर ही भूल आया। तो भैया जैसे भी यहां पहुंचा फिर मैं घूमकर वापस आ गया, जहां पर था ना वहीं आ गया। अब मेरा विस्थापन कितना हुआ? क्या मैंने कोई जगह बदली? शुरू करा था यहां गया, यहां से लेकर जहां खत्म करा। क्या मैंने कोई जगह बदली? नहीं बदली। तो विस्थापन भी कितना हो गया? 0 हो गया। तो बच्चे विस्थापन का तात्पर्य इतना सा होता है कि वस्तु ने जगह कितनी बदली, और कुछ नहीं, बस वस्तु ने जगह कितनी बदली। अब मुझे आंसर दे देना, अब मुझे आंसर दे देना। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि मान लो एक वस्तु यहां जाती है, ठीक, एक वस्तु यहां जाती है, फिर वो वस्तु यहां आती है। ओ भाई ओ भाई, फिर ये वस्तु कहां? ओ भाई ना 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 ना, ठीक। फिर ये वस्तु कहां आती है? यहां पर, ठीक। कहां आई? यहां पर। अब अच्छे सुनना, फिर ये वस्तु यहां से चलकर यहां जाती है, ठीक। सुनना ध्यान से, अब मुझे उत्तर देना आप बच्चा। तो ये वस्तु ए से शुरू करी, फिर गई बी पर इस दिशा में, बी से शुरू करी, फिर गई सी पर, सी से शुरू करी, वापस आ गई ए पर। तो इस वस्तु का ए से लेकर ए तक विस्थापन कितना होगा? आंसर दे देना कि इसका विस्थापन कितना होगा। तो मुझे यार शून्य बून्य सा लग रहा है। अब आप देख लेना, इस वस्तु ने जगह कितनी बदली? तो इस वस्तु ने कोई जगह नहीं बदली सर। जब वस्तु ने जगह ही नहीं बदली तो विस्थापन क्या हुआ? अब एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लो ये जमीन है, ये जमीन है, इस जमीन से मैं एक बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं। तो ये बॉल ऊपर गई, है ना, ऊपर गई और घूमकर यहां आ गई। ठीक है, बॉल ऊपर गई तो घूमकर यहां आ गई। पहले इसकी स्थिति थी ए, अब इसकी स्थिति क्या हो गई बच्चे? बी। तो आप बताइए इसका विस्थापन क्या होगा? मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई है, बस कुछ नहीं करना बच्चे, ए और बी को मिला दो तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चे? ए बी हो जाएगा इसका विस्थापन। अब मान लो कोई वस्तु है, मैंने जमीन से इसको फेंका। मान लो कोई वस्तु है, इसको मैंने जमीन से ऊपर की तरफ फेंका, तो ये वस्तु ऊपर जाती है और ऊपर से घूमकर वापस वहीं आ जाती है। तो इसका विस्थापन कितना हुआ बच्चे? 0 हुआ। विस्थापन कैसा हुआ बच्चे? 0 हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ। तो बच्चे विस्थापन 0 भी हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस में भी इसकी वैल्यू हो सकती है और माइनस में भी इसकी वैल्यू हो सकती है। चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन है, सुनेंगे ध्यान से। एक बच्चा है, एक बबुआ है, एक बबुआ है जो अपने घर से चलता हुआ जाता है, साइकिल से यहां पहुंच जाता है। यहां पर इसको मिलती है नाश्ते की दुकान।
यहाँ पर वो खाता है पोहा और उसके साथ जलेबी और 2 समोसा। आप लोग ना खाना, जंक फूड होती है। तो ये समोसी, मेरे को भूख लगने लगी यार। ये भाई साहब घर से निकलते हैं, अपनी साइकिल उठाकर समोसे की दुकान पर पहुंचते हैं, 2 समोसे मजे से चटकाते हैं और उसके बाद पहुंच जाते हैं फुटबॉल खेलने, फुटबॉल ग्राउंड। तो क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले दूरी की गणना करो। तो दूरी याद करो, दूरी होती क्या है? कुल पथ की लंबाई। दूरी होते क्या है बच्चे? कुल पथ की लंबाई याद करो। तो बच्चे ये भाई साहब यहां से यहां आए पहले और फिर यहां से यहां आ गए, तो इनकी दूरी मतलब डिस्टेंस। दूरी का तात्पर्य क्या है बच्चे? यहां पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पहले तो ये 4 मीटर चले, 4 किलोमीटर, और फिर चले 3 किलोमीटर। तो दूरी कितनी? कुल पथ की लंबाई। तो एक पथ ये रहा, एक पथ ये रहा, तो 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितनी हो गई यहां पर? 7 किलोमीटर। ठीक है बचुआ, सिखाए थे ना हम तुमको, सिखाए थे ना हम तुमको। अच्छा आगे सुनना, अब आपको निकालना है विस्थापन। विस्थापन की शॉर्ट ट्रिक आप याद रखी है। तो विस्थापन की शॉर्ट ट्रिक कहती है कि प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दो। जैसे आपने प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाया तो ये एक समकोण त्रिभुज की तरह बन गया। किसकी तरह बन गया बच्चे? समकोण त्रिभुज की तरह बन गया। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को आप कैसे निकालोगे? तो बच्चे देखें, दूरी तो आपने निकाल दी, अब हमको क्या निकालने का है? अब हमको निकालने का है विस्थापन। तो अब हम निकालेंगे बच्चे यहां पर विस्थापन। विस्थापन, अब विस्थापन क्या कहता है? विस्थापन कहता है कि आपको प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, मतलब इसने जगह कितनी बदली? तो ए से लेकर बी गया और फिर आया सी। क्या येलो कलर विजिबल है? थोड़ा थोड़ा कम विजिबल है, तो मैं रेड कलर यूज कर देता हूं। ठीक है, तो बच्चे देखें, ए से लेकर ये भाई साहब बी आए और बी से लेकर सी आए, तो विस्थापन कितना होगा? याद करो, सिखाया था, प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दो। तो प्रारंभ बिंदु ये था, अंतिम बिंदु ये था, तो विस्थापन क्या हो जाएगा भैया? एसी। विस्थापन क्या हो जाएगा? एसी। सर एसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एक बहुत मुश्किल थ्योरम है जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब और आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या हो गया आपका? ये हो गया आधार का स्क्वायर, और लंब क्या हो गया बच्चे? बीसी का स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू बता दो सर। ए बी की वैल्यू 4 है और बीसी की वैल्यू बता दो सर 3 है। ये लो भाई, तो 4 चौको 16, 3 तिया 9, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे 16 और 9 25। तो एसी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा? 25। तो एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 5 मीटर। तो सिंपल सी गणित का उपयोग करके आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप सिंपल सी गणित का उपयोग करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दूरी का मतलब रास्ते की लंबाई, और विस्थापन का मतलब कितनी इसने जगह बदली। इतना सा याद रख लेना, सारे क्वेश्चन कर दोगे। अब अच्छे, दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर याद रखना, कुछ अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा। अब अच्छे देखें, दूरी जो होती है ना उसको मैं लेफ्ट हैंड में लिख रहा हूं, ठीक है, और विस्थापन जो होता है ना उसको मैं यहाँ राइट हैंड में लिख रहा हूं। बच्चे जब आप नोट्स बनाओ ना तो इसे अच्छे से लिखना। मैं थोड़ा सा आलसी हूं, थोड़े से आलस को मद्देनजर रखते हुए। अब बच्चे दूरी क्या है? कुल पथ की लंबाई। दूरी क्या है? जब वस्तु गति करती है तो उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच के पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। अब विस्थापन क्या है? अब विस्थापन क्या है? अब विस्थापन है उसकी प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का अंतर। अच्छा, प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का अंतर मिनिमम दूरी मतलब न्यूनतम दूरी। ठीक है, क्या होगी बच्चे? न्यूनतम दूरी किन्हीं भी 2 स्थितियों के बीच। कौन कौन सी स्थितियां? प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की। अब सुनना ध्यान से, जब भी आप दूरी निकालोगे ना तो दूरी सदैव कैसी होगी बच्चा? धनात्मक। धनात्मक मतलब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी प्लस में। लेकिन जब मैं विस्थापन निकालूंगा ना बच्चे तो इसकी वैल्यू धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, धनात्मक मतलब प्लस में भी हो सकती है, इसकी वैल्यू ऋणात्मक भी हो सकती है बच्चा। ठीक है, और इसकी वैल्यू शून्य भी हो सकती है। आपने पढ़ा हुआ है कि भाई विस्थापन की वैल्यू धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। शून्य के बारे में कई बार एग्जांपल दे चुका हूं। धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस, शून्य मतलब जीरो। तो इसकी वैल्यू धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकती है, और दूरी सदैव धनात्मक होगी। ठीक है बच्चा। अच्छा देखें, इनमें समानता की भी बात कर लो सर, इसमें समानता की भी बात कर लो। समानता कहती है कि दोनों का मात्रक, इसका मात्रक भी क्या है? इसका मात्रक क्या है बच्चा? मीटर। इसका मात्रक क्या है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या होगा?
तो इसका मात्रक भी मीटर ही होगा। इसका मात्रक भी क्या होगा बच्चे? मीटर ही होगा। तो इन दोनों का मात्रक क्या होता है बच्चे? मीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया, ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी आपने इसको कर लिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्या विस्थापन एक अदिश राशि है? अब अदिश राशि को समझने के लिए आपको सदिश और अदिश समझाना पड़ेगा। बेटा ध्यान से समझना, अदिश और सदिश लास्ट टॉपिक है आज का, ये लास्ट टॉपिक है आज का, और ध्यान से समझ लेना। अब अदिश क्या होता है? 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 और अगर आप अदिश सीख रहे हो तो सदिश भी सीख ही लो। अब यहां पर अदिश का मतलब होता है दिशा के अलावा, दिशा के बिना, ठीक है, दिशा के अलावा, ठीक है, आ से अलावा और दिशा, ठीक। और सदिश क्या होता है? सदिश मतलब सहित, किसके सहित? सहित प्लस दिशा के, ठीक है बच्चे। अब सुनना, मैं कुछ उदाहरण दूं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। आप इस टॉपिक को 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। जब आप 11th क्लास में आओगे ना, सदिश सदिश को पूरा डिटेल में पढ़ोगे। सुने ध्यान से। अब सदिश सदिश होता क्या है? मैंने आपसे बोला कि यार मैं 10 किलोमीटर चला, तो आपने सोच लिया यार 10 किलोमीटर चला, अब ये रास्ता कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि मैं 2 मीटर विस्थापित हुआ, तो किसी एक दिशा में विस्थापित हुआ। सुनना ध्यान से। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड रेलवे स्टेशन पर आया और मुझे बोला कि तू कहाँ है? मैंने कहा कि मैं तेरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हूं, तू आजा। नहीं आ पाएगा। आप कितनी दिमाग लगा लो, नहीं आ पाएगा। अब वो कहेगा मैं ये रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ हूं, यहां आऊं, यहां आऊं, यहां आऊं या यहां आऊं, नहीं आ पाएगा। क्योंकि मैंने उसे दिशा नहीं बताई, क्योंकि मैंने उसे दिशा नहीं बताई। तो कुछ ऐसी राशियां भी होती हैं जिन राशियों को समझाने के लिए आपको दिशा भी बताना पड़ती है, तो उन राशियों को कहते हैं सदिश राशि। क्या कहते हैं बच्चे? सदिश राशि। और कुछ ऐसी राशियां भी होती हैं जिन्हें आपको बताने के लिए दिशा नहीं बताना होती, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि। खत्म कहानी, ठीक है। उदाहरण के लिए मुझे किसी ने पूछा कि तेरा वजन क्या है, तो मैंने कहा मेरा वजन 90 किलो है, बात खत्म हो गई। क्योंकि वजन एक अदिश राशि है, इसको बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। अब मान लो मैंने मेरे दोस्त को धक्का दिया, मैंने मेरे दोस्त को धक्का दिया, किस दिशा में दिया? मैंने मेरे दोस्त को किस दिशा में धक्का दिया? तो जिस दिशा में मैं धक्का दे रहा हूं, तो दिशा साथ में आ गई, तो कौन सी राशि हो गई बच्चे? अदिश राशि। तो कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने में हमें दिशा भी बताना पड़ती है, जिनको व्यक्त करने में हमें दिशा की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश, सदिश राशियां, माफ कीजिएगा, सदिश राशियां। और कुछ ऐसी राशियां भी होती हैं जिन्हें व्यक्त करने में हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन राशियों को क्या कहते हैं? अदिश राशि। खत्म कहानी। तो सदिश का मतलब दिशा सहित, दिशा के साथ, दिशा। उदाहरण वही कितना अच्छा है भाई, मेरा फ्रेंड रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ, मुझसे पूछता है कि तेरा घर कहाँ है, कितनी दूर है। मैं नहीं बता पाया उससे, मैंने नहीं बता पाया एग्जैक्ट लोकेशन, क्योंकि मैंने उसको दिशा नहीं बताई थी। अगर मैं उसे दिशा बता देता ना, तू 2 मीटर नॉर्थ आ जा, तू 2 मीटर साउथ आ जा, तू 2 मीटर लेफ्ट आ जा, तू 2 मीटर राइट आ जा, तो वो दिशा के साथ आ जाता। मैंने बोल दिया तू 2 मीटर आ जा, कहां आ जा? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, कहां आ जा? तो कुछ ऐसी राशियां भी होती हैं जिन्हें बताने के लिए हमें दिशा की जरूरत पड़ती है, ऐसी राशियां कहलाती हैं सदिश राशि। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे। अब कुछ ऐसी राशियां भी होती हैं जिन्हें दिशा के बिना बताया जाता है, तो उन्हें कहते हैं अदिश राशियां। और कुछ ऐसी राशियां भी होती हैं जिन्हें दिशा के साथ बताया जाता है, उन्हें कहते हैं सदिश राशियां, और कुछ नहीं। अब बच्चे देखें, विस्थापन एक अदिश राशि है। मान लो मैंने यहां से यहां तक की दूरी तय करी, ओ से लेकर ए तक की। अब फिर ए से लेकर बी तक की दूरी तय करी, तो ये मेरी दूरी थी। अब मुझे निकालना है विस्थापन। तो विस्थापन ये देखो, मैं इस दिशा में आगे बढ़ा, इस दिशा में बढ़ा, पहले यहां था लेकिन अब मैं इस दिशा में यहां आ गया, यहां था लेकिन मैं इस दिशा में यहां आ गया, यहां था मैं इस दिशा में यहां आ गया। दिशा है, विस्थापन बताते में हम दिशा का उपयोग करते हैं। तो जब विस्थापन में हम दिशा का उपयोग करते हैं, तो क्या ये एक अदिश राशि होगी? नहीं, ये अदिश राशि नहीं होगी। तो ये अदिश राशि नहीं है, तो कौन सी राशि हो जाएगी बच्चे? ये सदिश राशि। अब देखो बच्चे, हमने थोड़ी देर पहले एक अंतर पढ़ा था, उस अंतर में 2 चीजें और ऐड कर दो। तो पहली चीज, ये दूरी जो होती है ना, कौन सी राशि हो गई बच्चे? अदिश। जब आप दूरी समझाओगे ना, आपको कोई जरूरत नहीं है दिशा दिखाने की, आप किसी भी दिशा में जाओ। लेकिन जब आप विस्थापन दिखाओगे ना बच्चे,
तो इसमें दिशा दिखाना पड़ेगी। तो कौन सी राशि हो गई बच्चे? ये सदिश राशि। अगर ना समझ आया ना, एक बार पीछे से इसको, वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाना, वहां से समझना, ठीक है बच्चे? तो बच्चे यहां से हमको सदिश और अदिश समझ आता है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि एक कण त्रिज्या r के एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया कि एक कण है जो गोल पाथ पर घूम रहा है, आधे वृत्त के बाद विस्थापन क्या होगा? पहले मैं 5 तक गिनती कर रहा हूं, 5 तक गिनती में इसका आंसर दो। 1 2 3 4 5 5 5 5, आंसर आ गया होगा। अब मैंने क्या बोला कि सर आपने बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट गोल रास्ते पर घूम रहा है, ठीक है? ऑब्जेक्ट कौन से रास्ते पर घूम रहा है सर? गोल रास्ते पर घूम रहा है। ये यहां से लेकर यहां आ गया, मतलब कितना? आधा वृत्त। कितना ट्रेवल करा उसने? आधा वृत्त। तो जब इसने आधा वृत्त ट्रेवल करा तो उसका विस्थापन, विस्थापन की शॉर्ट ट्रिक याद करो कि बस प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दो, खत्म कहानी। क्या बोला? प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दो, खत्म कहानी। यही हो जाता है उसका विस्थापन। तो याद करो, गोल रास्ता है तो केंद्र भी होगा, ये आर भी होगा, तो यहां से लेकर यहां तक इसका विस्थापन हो गया। मान लो विस्थापन हो गया ए भी, और कैसे निकालोगे? आर प्लस आर। तो आर प्लस आर, तो कितना आ गया? 2r। अब देखें 2r क्या है यहां पर? ये रहा 2r है। तो जब भी कोई वस्तु आधे वृत्त पर घूम रही है, अगर ये पूरा चक्कर लगा देती तो उसका विस्थापन क्या होता? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ और मुझे बताओ उसका विस्थापन क्या होता, ठीक है? अब अच्छा सुनना, क्या क्या पढ़ा सर हमने आज? हमने रिवीजन में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया विराम। विराम का मतलब कोई वस्तु अपनी जगह नहीं बदलेगी, ठीक? गति, कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी जगह बदलेगी। उसके बाद मैंने पढ़ाया दूरी, ठीक है? पथ की लंबाई, वस्तु के गति के दौरान उस वस्तु की पथ की लंबाई, ठीक? उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया विस्थापन। विस्थापन कहता है कि भाई तुमने कितनी जगह बदली? प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, प्रारंभ बिंदु और अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया अदिश, दिशा के बिना, दिशा के अलावा, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सदिश, ठीक है? अब आपको इसके बाद मैं होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क ये है कि आपको क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट मिला होगा, जिसे बोलते हैं DHA, डेली होम असाइनमेंट। होमवर्क है आपका, होमवर्क। इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आपको ऐप पर मिल जाएगा, इसको क्या करना है बच्चे? सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। बच्चे आराम से सब्र के साथ इस पूरे लेक्चर को देखना, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको ना आए। और इन केस आपको कोई दिक्कत लगे, कोई टॉपिक ना समझ आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, डाउट स्लाइड में डाउट डालना, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। मैं खुद आपके एक एक क्वेरी का आंसर दूंगा, मैं खुद आपकी एक एक शिकायत, एक एक ना समझ आने वाली चीज का आंसर दूंगा। तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा। तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा करते हुए आज की क्लास को खत्म करते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। देखिए छोटा भीम, मत देखिए भाई, पढ़ाई करिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू एंड शबा खैर, टाटा बाय बाय।